हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जो है केटीजी की पूरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं, उनका इंटर कन्वर्जन किया जाता है। यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं उसी के रिगार्डिंग रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पर एक ग्राफ दिया है जो प्रेशर और टेम्परेचर में है और मुझे पूछा गया है कि कन्वर्टेड इनटू, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, कन्वर्ट इनटू प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ एंड वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, इन दोनों में मुझे कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले P से स्टार्ट हुआ है, P से Q गया है, Q से R, R से S। तो देखिए PQ जो है, PQ पे टेम्परेचर P पे कितना है, ये वाला ही है, और Q पे भी यही वाला है। यानी ये ग्राफ क्या हुआ, आइसोथर्मल, इजंट इट? आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, पर प्रेशर P से Q तक क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आता है PV कांस्टेंट, PV इक्वल टू nRT होता है ना। अभी PV इक्वल टू nRT हो गया तो N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है। यानी PV इक्वल टू nRT होगा, PV इक्वल टू nRT होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो आपको पता है PV में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन आता है, प्रेशर बढ़ेगा, यानी डेफिनेटली इसमें क्या है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, P से Q तक घटने वाला है। ये बात क्लियर हो जाती है। तीनों पैरामीटर्स देखने हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, P बढ़ा, वॉल्यूम घटा। उसके बाद Q से R। देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। पर जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम और इसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर का जो है रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए। हाँ, सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में है, इनवर्स। पर अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात चली तो डायरेक्ट रिलेशन है, और प्रेशर और टेम्परेचर की बात चली तो भी डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर में प्रेशर कांस्टेंट होगा और प्रेशर और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, QR में देखें, Q के लिए प्रेशर ये है, R के लिए भी प्रेशर ये है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट, यानी V देखिए, अब टेम्परेचर देखिए, पहले यहां था Q पे, R पे टेम्परेचर इधर है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, यानी वॉल्यूम पे बढ़ेगा Q से R तक। ये थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग है। फिर R से S आते हैं। R से S आप देख रहे हो, R पे टेम्परेचर TR इतना है, S पे भी टेम्परेचर ये होगा, यानी फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक बात, अभी प्रेशर क्या हो रहा है, R से S घट रहा है। पहले R इतना था, प्रेशर PR, अभी क्या हो गया, PS, प्रेशर घटा। प्रेशर घटा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटा तो वॉल्यूम बढ़ेगा R से S। अच्छा, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। और SP में देखो तो फिर से S पे प्रेशर इतना है, P पे प्रेशर इतना है, तो फिर से आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट रिलेशन लगेगा V और T में। टेम्परेचर देखो, S से टेम्परेचर इधर था टेम्परेचर, और P पे जाने तक टेम्परेचर क्या हुआ है, घटते गया है। पहले इतना था, लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, टेम्परेचर घटा, तो टेम्परेचर अगर घटा तो वॉल्यूम भी घटेगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है। अभी पहला ग्राफ ड्रॉ करेंगे PV, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ध्यान से देखिए, P पॉइंट यहां पर है, ठीक है। अच्छा, आइसोथर्मल ग्राफ है। अगर प्रेशर P से Q क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा। प्रेशर अगर क्या हुआ, P से Q बढ़ रहा है, P से Q, तो वॉल्यूम घटेगा। तो हम क्या करेंगे, P को थोड़ा सा आगे लेंगे,
क्योंकि ड्रॉ करते समय हमको क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है। हाँ, P इधर रहेगा। क्यों? देखिए प्रेशर बढ़ाना है, P नीचे है तो Q डेफिनेटली, ये सपोज Q की लेवल है और वॉल्यूम क्या होगा, पीछे जाएगा, ऐसे घटते जाएगा ना। सो P मान लीजिए ये ऊपर कहीं तो Q होगा, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, P से Q। ऐसे क्यों आया सोचिए। P मैंने बड़ा प्रेशर देखिए, P पे इतना प्रेशर था, Q पे, Q पॉइंट इधर है ऊपर, और वॉल्यूम क्या है, इधर ज्यादा था, पीछे गया तो वॉल्यूम घटते गया, पीछे वॉल्यूम घटते गया ना। ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ऑफ Q है ना, ये वॉल्यूम ऑफ P है, घटते गया। फिर नेक्स्ट क्या है सोचिए, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो रहा है सोचिए, आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो कांस्टेंट होगा। हाँ, प्रेशर देखिए Q से R तक प्रेशर कांस्टेंट है, पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये यहां वॉल्यूम वापस इधर आएगा, Q से R तक, यहां ये मेरा पॉइंट है R। ये प्रेशर कांस्टेंट एक ही लाइन में है ना प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सोचिए, आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रेशर अभी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये देखिए प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आगे वॉल्यूम बढ़ते चला गया ना, इजंट इट। फिर नेक्स्ट क्या होगा, आगे गया ना वॉल्यूम, फिर से क्या है, यहां पर आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक है S to P, ये S होगा। ये प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम अब बढ़ रहा है। S to P जब जाऊंगा तो वॉल्यूम घटना चाहिए, यानी पीछे आना है। वॉल्यूम बढ़ा तो आगे, घटा तो पीछे, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो जो भी S पे प्रेशर है वही P पे होगा, जो भी S पे वही P पे है ना। तो ये आएगा ऐसा, समझा। इनवर्स का हाइपरबोला होता है, ये होगा P और V का। तो यहां पर पहले ही आपको सभी पैरामीटर्स पता होने चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, पहले P से हमने स्टार्ट किया। P में क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम घट रहा था। तो मैं P बढ़ा यानी ऊपर गया, y एक्सिस पे है ना P, और वॉल्यूम क्या है, घटा तो पीछे गया। और इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी हाइपरबोला टाइप आएगा। फिर Q और P पर प्रेशर सेम था, तो मैंने ऐसे ही आगे लेके आया हूं, क्योंकि वॉल्यूम QR में बढ़ रहा था, तो राइट की तरफ आया। फिर क्या हुआ, प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा, यानी और आगे जाएगा। और फिर फाइनली S और P पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन वापस आएगी। अभी निकालते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का। वॉल्यूम और टेम्परेचर, अच्छा, वॉल्यूम और टेम्परेचर में PQ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर हाँ TQ में क्या, PQ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर वॉल्यूम दिख रहा है आपको घटता हुआ। मैंने ड्रॉ किया है वॉल्यूम घटता हुआ, यानी वॉल्यूम मान लीजिए P पॉइंट इधर होगा कहीं, तो वॉल्यूम घटा, बरोबर है ना। वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या होगा, P पे भी सेम है और Q पे भी सेम है, तो ये नीचे आएगा वॉल्यूम, ठीक है, समझा। तो ये P, ये Q। उसके बाद क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, आगे आया, क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ता गया। तो ये क्या होगा, Q से R तक आ गए हम लोग, Q से R तक आ गए, बराबर है ना। Q से R तक आ गया, टेम्परेचर भी आगे बढ़ा और वॉल्यूम भी आगे बढ़ा, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी स्ट्रेट लाइन आती है। समझ में आ रहा है? फिर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। फिर से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो स्ट्रेट लाइन टेम्परेचर की, पर वॉल्यूम बढ़ते हुए ऊपर, वॉल्यूम y एक्सिस पे है ना, ऊपर जाएगा, बरोबर है। फिर क्या है, टेम्परेचर भी घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, तो टेम्परेचर भी घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, ये ऐसा। तो ये P Q R S
ऐसा ग्राफ आएगा। समझ में आया? तो ये कल का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब डायरेक्ट रिलेशन है तो हाइपरबोला आता है, हाइपरबोला टाइप कर्व। और इनवर्स रिलेशन के लिए जब डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है उसको परपेंडिकुलर ग्राफ आता है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ था, मैंने किस में कन्वर्ट किया है? प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम में कन्वर्ट किया पहले, और बाद में वॉल्यूम टेम्परेचर में मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया है वही ग्राफ। समझ में आ रहा है? आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं दोनों ग्राफ्स। देखिए मैंने आपके लिए और एक यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है ABCD, जहाँ पर क्या हो रहा है A to B जा रहा है, B to C, C से D में और एक प्रैक्टिस लेने चला हूँ, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ग्राफ के जो क्वेश्चंस है हर साल ऐसे देखा गया है कि जेई नीट में एक जेई मेंस में या नीट में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है। तो पहले आप देखिए कि A to B, फिर से हम लोग वही रिस्पॉन्स करेंगे। A to B क्या है? A पे भी टेम्परेचर ये है, B पे भी टेम्परेचर ये है, यानी A to B कैसा प्रोसेस है? एक A to B आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी रिलेशन क्या होगा? P एंड V आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। P बढ़ रहा है आप देख रहे हो, और तो वॉल्यूम क्या है? घटेगा। A to B तो तीनों पैरामीटर्स लिख लिए मैंने। B to C देखिए अभी आप समझ चुके होंगे, B पे प्रेशर ये है, C पे प्रेशर ये है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है यानी आइसोबारिक प्रोसेस है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर आप ध्यान से देंगे और प्रेशर कांस्टेंट होता है और तो T और V में रिलेशन कैसे होता है? अभी अभी मैंने सिखाया, T और V में डायरेक्ट रिलेशन होता है। T और V में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर आप देखिए टेम्परेचर B से लेकर C तक, ये TB प्रेशर टेम्परेचर है, ये TC प्रेशर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। फिर C to D अगर मैं देखूं, C to D क्या हो रहा है? टेम्परेचर C पे ये है, TC D पे भी TC है, यानी फिर से आइसोथर्मल टाइप प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, और यहां पर आप देख सक रहे हो कि C to D प्रेशर PC यहां पर है और PD प्रेशर यहां पर है, बराबर है, यानी प्रेशर तो क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। फाइनली एक पॉइंट है DA। DA में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है यहां से यहां आया, यानी टेम्परेचर घटा, और प्रेशर भी देखिए घट रहा है, यानी D से A में टेम्परेचर घटा, प्रेशर भी घटा। और ये कब पॉसिबल है दोनों को घटना? जो वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ए वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दिस इज पॉसिबल। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन और स्ट्रेट लाइन है ना, यानी D to A कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही है कि वो आइसोकोरिक है, ऐसे पहचान नहीं आना चाहिए। अगर दोनों घट रहे हैं या दोनों बढ़ रहे हैं तो जो होता है यानी तीसरी चीज कांस्टेंट हो जाती है। अगर स्ट्रेट लाइन रिलेशन है तो ये पहचान नहीं आना चाहिए आपको। कई बार सिर्फ ऐसे भी पूछते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल कौन सा है, आइसोबारिक कौन सा है। तो दोनों अगर सपोज प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है और स्ट्रेट लाइन में घट रहे हैं, तो हम उसको आइसोकोरिक यानी तीसरी चीज है वो कांस्टेंट मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। तो ये सब कंफर्म करने के बाद आइए ड्रॉ करते हैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ। तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ में अगर आप पहला देखोगे तो पहले में क्या है? A to B आइसोथर्मल है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो प्रेशर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, A को ऐसे लिखता हूं, प्रेशर को बढ़ाना है, इजंट इट? तो प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम घटा, तो A से B ऐसा आएगा ग्राफ। फिर B से C क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। B से C क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट और ये प्रेशर कांस्टेंट और ये क्या है? वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, राइट की तरफ आया यानी बढ़ा ना। फिर नेक्स्ट क्या है? C to D प्रेशर घटा वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा और वॉल्यूम बढ़ा, तो प्रेशर घटा पर इतना घटा है क्या? देखिए पहले कितना था? A to B, A लेवल तक घटा है क्या? थोड़ा सा ऊपर, तो मेरे को घटाना है पर इतना नहीं घटाना। ठीक है,
ए के थोड़ा ऊपर ही मैं इसको रुकाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे पता है डी टू ए घटने के बाद ए तक आएगा वो, तो मैंने प्रेशर को घटाया तो सही और वॉल्यूम को बढ़ाया तो सही पहले से, पर इतना नहीं बढ़ाया, उसके पहले ही रोक दिया। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे। आप चिंता मत करो, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, आपके पास ऑप्शन में तो 4 ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए हुए होंगे, तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि क्या क्या हो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट है वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ। वॉल्यूम टेम्परेचर के ग्राफ में देखिए पहले प्रोसेस में क्या है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है, घट रहा है, यानी ए पॉइंट अगर लूं तो वॉल्यूम को पहले घटाना है ए से लेकर बी तक, ठीक है। बी से सी तक टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बी से सी तक टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, समझा? टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा। फिर नेक्स्ट क्या है, सी से डी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझा? और लास्ट में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, और गिर रहा है, इजंट इट? वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है नीचे। तो टेम्परेचर अगर गिराना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी से लेकर मान लीजिए ये क्या है, डी है, तो ये क्या होगा, फिर से ये ऐसा ग्राफ आएगा। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। देखिए ए से बी हम जब गए हैं, तो ए से बी तक हम जब गए हैं तो क्या हो रहा है, ए से बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर बी से सी तक टेम्परेचर बढ़ा, तो बी से सी तक टेम्परेचर बढ़ा। फिर सी से डी तक टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर डी से ए तक जब आएंगे टेम्परेचर वापस क्या होना चाहिए, उतना ही आना चाहिए ए तक, तो इसलिए हमको डी उतना ही लेके जाना है ताकि हम लोगों को वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में वापस आ सके। एकदम ऊपर नहीं लेके जाना है डी को, नहीं तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बैठेगा, डी तो को ए के लेवल तक ही लेके जाना है। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ्स हैं किसके, हमारे पीटी, पीवी, वीटी ग्राफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स है, ये आपको आने चाहिए समझ में, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक ना एक सम आपका छूट जाएगा। 101% इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सम आता है, तो कल मैंने एक सम लिया था, आज मैंने 2 सम्स लिए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स है, आपको समझ में आने चाहिए। देखिए अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझिए। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाम ये फ्रीडम, फ्रीडम यानी क्या है, आज़ादी। हमें क्या चाहिए, आज़ादी। समझ में आ रहा है, किससे आज़ादी, कोरोना से आज़ादी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, देखिए मैं यानी हम इंसान क्या है कि हम कैसे चल सकते हैं, वी हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम या तो x में चल सकेंगे, या तो मान लीजिए z में चल सकेंगे। y में उड़ सकते हो क्या आप, नहीं। पर जो चिड़िया होती है वो क्या कर सकती है, ऐसे मान लो मैं चिड़िया हूँ तो मैं ऐसे भी चल सकूँगा, ऐसे भी चल सकूँगा, नहीं चल सकूँगा, 101% चल सकूँगा। या फिर मैं उड़ भी सकता हूँ, ऊपर उड़ सकता, नहीं उड़ सकता, बराबर है ना। तो चिड़िया की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। इंडिपेंडेंटली मैं x में उड़ सकता हूँ, मैं तो x में चल सकता हूँ, y में चल सकता हूँ, पर चिड़िया क्या होगी, x में जाएगी, z में जाएगी और y में भी उड़ सकती है। तो चिड़िया की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 3। समझ में आ रहा है? वैसे ही मान लीजिए कोई भी गैस का एटम है, मान लीजिए इस कंटेनर में
कोई भी मॉलिक्यूल है वो x में भी चल सकता है, y में भी चल सकता है, z में भी चल सकता है, बराबर है। एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो क्या हो सकता है, x में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है, y में भी। गैस का पार्टिकल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी हो गई 3, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट इज इंडिपेंडेंट मूवमेंट अ गैस पार्टिकल कैन शो। इंडिपेंडेंट यानी जैसे मान लीजिए मैं क्या होता हूं, x में भी चल सकता हूं, y में, पर दोनों के बीच में भी तो चल सकता। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ये तीसरा तरीका नहीं हुआ चलने का। ये क्या हो गया, x और y के बीच में चल रहा हूं, उसको नहीं गिनना है। अब ये गैस पार्टिकल यहां तो x में चलेगा, यहां तो y में चलेगा, यहां तो z में, तो उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। पर ऐसा भी तो होगा, ये x है मान लो, y है, पार्टिकल ऐसा चल सकता है, पर इसमें क्या है, वो उसका x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, वो नहीं गिनना है। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन और इंडिपेंडेंट मूवमेंट, डायरेक्शन की जगह पे अ पार्टिकल कैन शो independent of other directions, independent movement a particle can show। ठीक है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट अ पार्टिकल कैन शो। तो और ये क्या है, स्ट्रेट है, तो जब x y और z में घूमते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन यानी स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशन यानी स्ट्रेट लाइन, तो ट्रांसलेशन यानी स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है। वैसे ही रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी रहता है। रोटेशन यानी आपको पता है रोटेट करना, ठीक है, रोटेट करना अबाउट सर्टन एक्सिस, इजंट इट। तो यहां पर गैस का जो पार्टिकल्स हैं, अभी गैस के कैसे हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक यानी क्या, मोनो एटॉमिक यानी क्या, एक ही, जैसे मान लीजिए हेलियम हो गया, एर्गॉन हो गया, ये अकेले रहेंगे तो इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। डायटॉमिक यानी क्या, डायटॉमिक यानी दो पार्टिकल्स होंगे, जैसे होंगे O2 N2, ये हो गए डायटॉमिक। ट्रायटॉमिक यानी क्या, अभी ट्रायटॉमिक में दो केस होते हैं, ट्रायटॉमिक लीनियर, ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर, गैस के पार्टिकल। ट्रायटॉमिक लीनियर में होगा CO2, लीनियर यानी उनका जो स्ट्रक्चर आएगा, जैसे इनमें लोन पेयर नहीं है CO2 में, इसके साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर लोन पेयर है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रायटॉमिक लीनियर हो जाएगा, समझ में आता है। ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा कि लोन पेयर भी आता है, तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रेट लाइन चल के दूसरा होगा, तो उसको ट्रायटॉमिक लीनियर नॉन लीनियर बोलते हैं। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए मोनो एटॉमिक पार्टिकल है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक यानी एक ही एटम होगा। सोचिए ये एक ही एटम जो है, तो वो मूव कैसे कर सकता है, वो मूव x में आगे बढ़ सकता है, y में आगे बढ़ सकता है, z में आगे बढ़ सकता है, वो x में आगे बढ़ सकता है, y में आगे बढ़ सकता है, z में आगे बढ़ सकता है। तो ये क्या है, vx, vy, vz, ठीक है, vx, vy, vz, ये तीन मूवमेंट। अगर सोचिए वो स्पिन होगा, वो क्या हो जाएगा, मैं स्पिन नहीं कर सकता, वायर क्या हो जाएगी, एंटेंगल हो जाएगी। अगर वो स्पिन हुआ तो है तो वो एक ही जगह पर, मान लीजिए स्पिन हुआ तो इसमें मूवमेंट हुई क्या, पार्टिकल मूव हुआ क्या, नहीं,
अरे पार्टिकल मूव हुआ क्या? नहीं, तो पार्टिकल तो उधर ही रहेगा, स्पिन होगा, तो ये बोल नहीं सकते, स्पिन का नहीं है। तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? सिर्फ 3। अच्छा, मान लीजिए डायटोमिक है, डायटोमिक है, ठीक है। डायटोमिक में क्या होगा? अभी ये दोनों पार्टिकल्स हैं, एक्स में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, वाई में भी आगे बढ़ सकते हैं, और जेड में भी आगे बढ़ सकते हैं। पर अभी स्पिन देखिए, अगर मान लीजिए दो मैंने ऐसे लिया, ये एक्स एक्सिस है, स्पिन कराऊंगा तो वो उधर ही स्पिन होंगे, वो मूव कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्स के अलोंग तो मूव नहीं। 3 ट्रांसलेशन तो आएंगे, कौन कौन से? वी एक्स, वी वाई, वी जेड। एक साथ एक्स में आगे बढ़ सकते हैं, वाई में आगे बढ़ सकते हैं, जेड में आगे बढ़ सकते हैं। मान लो दोनों एक्स में गए, दोनों वाई में ऊपर गए, दोनों जेड में आगे गए, वो तो है। पर मान लीजिए एक्स में स्पिन हुए तो उधर ही स्पिन होंगे, मूवमेंट हुई क्या? नहीं, तो एक्स के अलोंग तो रोटेशन नहीं है। पर मान लीजिए एक्स एक्सिस को छोड़ के मैं वाई एक्सिस हूं और ये पार्टिकल है, अगर मान लो जो एक पार्टिकल ओरिजिन पे, दूसरा ऐसे स्पिन हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो एक क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के अलोंग स्पिन कर सकता है, ऐसा। वाई एक्सिस, मैं वाई एक्सिस हूं, एक पार्टिकल ऐसा स्पिन हुआ। थोड़ा सा फील आ रही है? वैसे ही सोचिए, वाई एक्सिस को छोड़िए, जेड एक्सिस को समझिए, ऐसे स्पिन होगा वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस के अलोंग हो तो ऐसे भी तो स्पिन हो सकता है। मान लो क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सॉरी जेड एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। पार्टिकल पहले दोनों, एक इधर पार्टिकल था, एक इधर पार्टिकल था, तो वाई के अलोंग ऐसे स्पिन हुए, ऐसा। वाई फिक्स्ड है और वाई के अलोंग ऐसे स्पिन हो गए। ऐसे भी तो स्पिन हो सकते हैं, ऐसे। ये पार्टिकल है, एक तो फिक्स्ड है, मैं एक पार्टिकल हूं, ये मेरा हाथ दूसरा पार्टिकल है, या तो ये ऐसे स्पिन होगा, या तो फिर ये ऐसा। पर अगर मैं ऐसे ही घुमाऊं, मैं हाथ है ऐसा ही घुमाऊं, तो मूवमेंट हुई, तो वो तो उधर ही फिक्स्ड है ना, एक ही जगह पे सिर्फ वो घूम रहे हैं, बराबर है। मूवमेंट होनी चाहिए, तो या तो मैं एक रोटेशन में ऐसा रोटेट कर सकता हूं, या तो रोटेशन में ऐसा रोटेट कर सकता हूं। तो रोटेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? 2 रोटेशन। तो अगर क्या होता है, डायटोमिक होता है, तो क्या आते हैं? 5 डिग्री ऑफ रोटेशन आते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आते हैं। समझ में आ रहे कौन कौन से? एक क्या होगा? रोटेशन अलोंग वाई, और एक होगा रोटेशन अलोंग जेड। अभी ट्राइएटॉमिक लीनियर यानी जैसे CO2 है, जिसमें लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर नहीं होता, तो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक ही लाइन में, यानी तीनों पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक ही लाइन में, एक, ये 2, ये 3, तीनों एक ही लाइन में। ये भी तीनों क्या होंगे? तीनों एक ही लाइन में, या तो एक्स में चले, या तो वाई में चले, या तो जेड में चले, ऐसे आगे, ऐसा ऊपर। तो 3 ट्रांसलेशन तो आएंगे ही। अभी फिर से मेरे हाथ को देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है, उधर ही स्पिन हो गए, तो मूवमेंट हुई क्या? वो उधर ही खाली घूम रहे हैं, तो उसको नहीं गिनना है। पर अगर मान लीजिए ये ऐसा घूम रहे हैं, तो मूवमेंट है ऐसा, जेड के अलोंग, ये जेड एक्सिस है ना, ये इसके अलोंग ऐसे घूम रहे हैं। अब मैं वाई हूं, तो वाई के अलोंग कैसे घूमेंगे? ऐसा आएगा, तो 2 रोटेशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 5। थोड़ा सा फील आ रही है? अगर एक्स के अलोंग ही स्पिन होंगे तो मूवमेंट कहां है? मूवमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्स के अलोंग उधर ही मूव कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, टुक 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 टुक, एक ही जगह पे है। उसके बाद ये स्क्रीन पॉज करके लिख लें, तो फिर हम लोग आगे ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के 3 आते हैं, डायटोमिक के 5, ट्राइएटॉमिक लीनियर के भी 5। अभी नेक्स्ट देखिए ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का मतलब क्या है?
ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि लोन पेयर है, उधर क्या था विदाउट लोन पेयर। जैसे मान लीजिए NO2, NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इजंट इट? तो उसके रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लीनियर नहीं बनता, जो तीनों मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक ऐसा एंगल बनेगा, तो ऐसे जो ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, बराबर है। तो ये तीनों पूरा जो ट्राइंगल हो x में मूव करेगा, y में मूव करेगा, z में आपकी तरफ आ सकता है, x y z, तो तीन ट्रांसलेशन तो होते ही हैं, ठीक है, समझा? तीन ट्रांसलेशन तो होते ही है। उसके बाद रोटेशन सोचिए, अभी ये क्या है, मान लीजिए x, ये x y और z, ये x y एंड z, बराबर है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक एटम x ऐसा है तो y दूसरे दो एटम्स ऐसे होंगे, तीनों अलग अलग एक्सिस में होंगे। तो अभी सोचिए x एक्सिस ऐसे है, y वाला उधर है, तो ऐसे रोटेशन हो सकता है ना, बराबर है, एक ट्राइंगल बन गया है, बराबर है। जैसे मान लीजिए ये स्टेपलर है, ये ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी घूम सकता है ऐसा। एटम्स ये दोनों जो हैं पिंक वाले, वो क्या है, दो एटम्स है और ये एक एटम है, ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसे घूम रहा है तो इन दोनों का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे घूमेगा तो भी इन दोनों का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे घूमा तो भी हो रहा है, ऐसे घूम रहा है तो भी हो रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे तीनों एक्सिस में घूम सकता है अभी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी ऐसा मान लीजिए ऐसा घूमा एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसा घूमा वाई, ऐसा एक रोटेशन कैसी आएगी, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो ऐसी स्पिन आएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी स्पिन कैसे आएगी, ऐसी, ठीक है। तीसरी स्पिन कैसी आएगी, ये Z है इसके अलोंग ऐसी, तीनों के अलोंग स्पिन आएंगी, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री ऑफ रोटेशन आएंगे यहां पर, ठीक है। तो ये इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे, 5। अभी सॉरी 5 नहीं 6। तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं देखूं तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3। डायटॉमिक के लिए 5। ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए भी 5 और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6। पर यहां पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर टेम्परेचर 70 केल्विन से कम, मेन यही टेबल है, मेन टेबल ये है। कुछ मेरे को एक्स्ट्रा पता है, आपके सामने थोड़ा सा शाइनिंग मार रहा हूं कि मेरे को इतना पता है, और इतना ये क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है। 70 केल्विन से कम हो तो रोटेशन डिग्री कैंसिल हो जाती है, रोटेशन कैंसिल। तो मोनो का कितना होगा, मोना इजंट इट, वेलन बोलते हैं ना मोना, क्या है अभी वो, सॉरी आज तक पे चलता है ना, सॉरी क्या है, सॉरी बॉस क्या चलता है कुछ तो, हाँ कोरोना वायरस का चल रहा है। मोना हमको यहाँ से भाग चलना पड़ेगा भारत से। मोनो का कितना है, 3 होगा। डाई का भी 3 ट्रांसलेशन, क्योंकि रोटेशन तो कैंसिल होगा। ट्राई का भी क्या होगा, 3 ट्रांसलेशन, और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का भी 3 ही आएगा। पर मान लीजिए अगर टेम्परेचर 5000 केल्विन से भी ज्यादा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये इंपॉर्टेंट है। 5000 से भी ज्यादा होगा तो पार्टिकल क्या करने लगता है, वाइब्रेट। और एक वाइब्रेशन यानी क्या, 2 मूवमेंट, एक इधर एक इधर, एक वाइब्रेशन यानी 2 मूवमेंट। तो क्या होता है, मोनो के तो 3 आएंगे, हाँ, एक वाइब्रेशन भी जुड़ जाएगा, डाई, ट्राई लीनियर, ट्राई नॉन लीनियर। ये बात याद रखिए, व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 5000 वाइब्रेशन बिगिंस, वाइब्रेशन। और हमारे पास क्या हो गया, 5 + 2 वाइब्रेशन के, 5
प्लस 2 वाइब्रेशन के, 6 प्लस 2 वाइब्रेशन के। तो ये पूरा डिस्कशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये पूरा डिस्कशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान से सुने। तो ये क्या हो जाएगा, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लें। तो देखिए हमने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पर मोल क्या था, 3/2 nRT था। अगर 1 मोल होगा तो ये क्या होगा, 3/2 RT होता है 1 मोल का, बरोबर है, ये पर मोल है। याद है थोड़ा सा पीछे वाला लेक्चर। अगर एक मॉलिक्यूल निकालूं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 RT/Na होता है, बरोबर है। ये R/Na असलियत में इसको मैं पहले भी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, BOLTZ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या आता है, 3/2 kT। असलियत में जब हमने ये रिलेशन निकाला है तब हम गैस को मोनो एटॉमिक पकड़ते हैं। आपको याद है मैंने एक ही एटम पकड़ा था, अगर डेरिवेशन आपको याद हो तो मोनो एटॉमिक में मैक्सवेल साहब ने क्या बोला कि ये 3/2 kT है ना, ये 3/2 kT है। अभी मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3। तो ये एनर्जी को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 3/2 kT है ना, तो हाफ kT और हाफ kT 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया था जो भी पार्टिकल होगा वो क्या होता है, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द 3 डायरेक्शन। तो मैक्सवेल साहब ने यही बोला कि मैक्सवेल इक्वी पार्टीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ says that energy equally distributed among all energy। हमने इक्वी पकड़ा है ना, हमने मोनो एटॉमिक पकड़ा है, मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो उसका आंसर क्या था, 3/2 kT। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो हाफ kT, तो एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन all degrees of freedom and that is half kT या फिर हाफ RT भी बोल सकते हो। अगर मोल के बारे में बात करना है तो हाफ kT और हाफ RT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ RT होता है, समझ में आ रहा है। मोनो एटॉमिक था इसलिए 3/2 आया। अगर मान लो डायटॉमिक होता, वही डायटॉमिक होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो 5 है, हर एक का हाफ 80, तो आंसर आता 5/2 kT। अगर ट्राइएटॉमिक होता, नॉन लीनियर, ये डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक लीनियर का तो ये हो गया, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर होता तो 6/2 kT आता। यानी बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इट इज F/2 RT और F/2 kT, where F represents degree of freedom, समझ में आ रहा है। और यही जो काइनेटिक एनर्जी होती है यही उसकी इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो यही उसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है बेसिकली। तो यही इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ रिमार्क में आप नीचे लिख सकते हैं, प्लीज नोट डाउन करें, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज ओनली इंटरनल एनर्जी, इजंट इट। तो क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी है, बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दर्शाता है कि कोई भी पार्टिकल कितने तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है, इजंट इट। और हर तरीके में वो कितनी एनर्जी यूज करता है, हाफ kT हर टाइप में। तो 3 ट्रांसलेशन होंगे तो हाफ kT। अगर 5 होंगे तो हाफ kT ट्रांसलेशन में जाएंगे, और हाफ kT और हाफ kT 2 रोटेशन में जाएंगे 2 बार।
isn't it? So this is nothing but the way in which a particle can keep its internal energy. अपने अंदर की इंटरनल एनर्जी स्टोर करने के उसके ये तरीके हैं। अगर मोनो एटॉमिक है तो वो 3 तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकता है, डायटॉमिक है तो 5 तरीके से, ट्राइएटॉमिक है तो 6 तरीके से। अगर वाइब्रेशनल भी जुड़ जाएंगे तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा। तो अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट भी कर रहा है तो वो भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज F/2 RT और F/2 KT। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that we have learned today, that is degree of freedom. What is degree of freedom? It is the way in which a particle can move independently in that particular direction. Very important point, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप स्क्रीन पॉज करके 2 या 3 बार लिख लें। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर आने वाले लेक्चर में हम और नई चीज़ें पढ़ेंगे, नई कंटेंट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें।